नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुक के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जलजले के 3 महीने बाद भी जिला रोंदू के अवाम को नहीं मिली बुनियादी सहूलतें। गिलगित बल्तिस्तान में गंदा पानी पीकर मोहलिक बीमारियों का शिकार बनने को मजबूर है अवाम। और जम्मू कश्मीर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मजीद बेहतर बनाने पर काम जारी। अब से तकरीबन 3 महीने कबल गिलगित बल्तिस्तान जलजले की तबाही से दोचार हुआ। जलजले की सबसे ज्यादा मार जिला रोंदू के अवाम को भुगतनी पड़ी। अवाम की मुसीबत मानो यही खत्म नहीं हुई, बल्कि तब से लेकर आज तक जलजले के धीमे झटके इस पूरे इलाके में महसूस किए जा सकते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जा रहा है। इस वजह से हजारों लोग हर रोज खौफ और दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि जलजले की आफत तो कुदरती है, लेकिन इसके बाद जो रवैया हुक्मरानों ने दिखाया वो सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। जलजले से मुतासरा इलाकों में नाकिस क्वालिटी के कुछ टेंट तकसीम किए गए, जबकि वाटर सप्लाई, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और दीगर निजाम अभी भी उसी तरह तबाहाल हैं जैसे जलजले के अगले दिन थे। इस तकलीफ के बीच अवाम को इंतजार है तो मदद का, लेकिन मदद उनसे कोसों दूर है। साल 2021 की 27 दिसंबर की शाम तकरीबन 7:30 बजे गिलगित बल्तिस्तान के जिला रोंदू के बेशतर अवाम पर बहुत भारी पड़ी। यहाँ सब कुछ मामूल पर था, लेकिन अचानक जमीन तेजी से कांपने लगी। लोगों को खतरे का अंदाजा हुआ और वो समझ गए कि जलजला आ चुका है। इस सानिहे में उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो अपना घर नहीं बचा पाए। अब 3 महीने बाद भी ये लोग खेमा बस्ती में रहने को मजबूर हैं। यहाँ इंतजामिया, हुकूमत और दीगर सरकारी इदारे बिल्कुल सरगर्म दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हालत ये हो चली है कि बहुत से लोग एक अदद टेंट के लिए भी तरस रहे हैं। देख सकते हैं ये मेरा मकान है। न जिले इंतजामिया की तरफ से, न यहाँ पे कमेटी की तरफ से, न हमें कोई टेंट मिला है। आगे यहाँ तक खबर तक नहीं लिया है। अब आप देखें ये मकान रहने के काबिल नहीं है। तो इस मुसीबत में कम से कम उनको आज 2 दफा टेंट आए हैं। कल शाम को भी आया है, आज भी आया है, लेकिन उन्होंने कहाँ तकसीम किया, किसको दिया है पता नहीं है। मैंने 10 दफा बताया इंतजामिया को कि मेरा मकान देखो, अगर आप हक समझते हो तो टेंट तो दे दो कम से कम। बाकी हम उनसे राशन नहीं मांगते, सिर्फ एक टेंट मांग रहे हैं, वो टेंट तक नहीं दे रहे। और हम अपने बच्चों को लेके इस सर्दी में बाहर बैठते हैं। बच्चे बीमार हो गए हैं। कम से कम खुदारा कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो इंसाफ करो। महलों में रहने वाले हुक्मरान और बड़े अफसरान लोग जो हीटर और ब्लोवर वाले कमरों से बाहर निकलना भी गवारा नहीं करते, इन गरीब अफराद के दर पर झांकने भी नहीं आए। कुछ छोटे अफसरान जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने मदद का वायदा किया और फिर वापस लौट गए। इसके बाद न उनकी यहाँ दोबारा वापसी हुई और न ही कोई इमदाद पहुंची। इस वादा खिलाफी से नाराज अवाम एहतजाज में जुट गए हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई मुतबादिल नहीं रहा। हिंदू में 27 दिसंबर को जिलजिले का पहला शॉक वहां पे लगा था, जिसकी वजह से वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, पुल, वाटर चैनल, बिजली का निजाम, सब कुछ दरहम बरहम हुआ था। जिस पर इंतजामिया ने हंगामी बुनियाद पर वहां फोटो सेशन के लिए 2-4 दफा विजिट भी किए। करने के बाद आवाम से वादा किया कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, आपके मामलात को हम संजीदगी से देखेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बहाल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो शॉक पहला और आखिरी जिलजिला नहीं रहा। ये पिछले 3 महीनों से मुसलसल वहां जिलजिलों का शॉक आते रहे हैं। जिन लोगों के घर जलजले से बच भी गए हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं और ऐसे घर कभी भी गिर सकते हैं। इन घरों में डर के मारे लोग अब तक रहने नहीं जा रहे। इस दौरान बीते 3 महीनों में कई बार ऐसा हुआ है जब जलजले के आफ्टर शॉक से लोगों को गुजरना पड़ा।
लगातार आते इन छोटे झटकों ने लोगों को खौफ से भर दिया है। इसके अलावा जो बीमार पड़ गए हैं और खौफ की वजह से अभी भी सदमे में हैं, उन्हें दवाइयां चाहिए, लेकिन यहाँ पीने का साफ पानी मिल जाए, यही बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि डर के मारे अवाम रोंदू में रहना ही नहीं चाहते, बल्कि वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं और बसाया जाए। अभी तक जिली इंतजामिया के पास अगर वसाइल है तो वो बरोकार क्यों नहीं लाए गए, और अगर वसाइल नहीं है तो उन्होंने पास फौज को तलब क्यों नहीं किया। ये एक सोची समझी साजिश के तहत बेयार और मददगार करके मुतासरीन को मारने की साजिश करार देते हैं। जलजला आए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके हवाले से जितना भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे भी शुरू नहीं किया गया है। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट भी इस तमाम तर मंजरनामे से गायब है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहलकार भी इस्लामाबाद से यहाँ नहीं आए। इस इलाके को माली मदद की जरूरत है, लेकिन ना ही पाकिस्तान के पास पैसा है और ना ही मदद की उसकी नीयत है। जोलॉजिकल टीम को सर्वे के लिए फिलफोर अगर सर्वे हुआ है तो ठीक सर्वे हो गया है तो उस पर अमल किया जाए। अगर सर्वे नहीं हुआ है तो सर्वे करें। अगर यहाँ पर रहने के काबिल है तो हम जोर जबरदस्ती हम जो है ना जी आपसे न ग्रांट मांगते हैं न हमारे मुतमादिल जगह मांगते हैं। ये हमारा आईनी हक है। हम यहाँ पर रहने के काबिल नहीं है। हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद घंटे के बाद 3 घंटे हमें मालूम ही नहीं है कि कब जलजला होगा और हमारे घरों की छतें गिरकर हमारे पूरे फैमिली को तबाह बर्बाद कर देगा। यहाँ बेशतर अफराद आसपास के इलाकों में यौमिया मजदूरी करते हैं, लेकिन जब ये पूरा इलाका ही तबाही के दहाने पर खड़ा हो तो भला कौन इन्हें काम देगा, कौन मजदूरी देगा, कौन पैसे देगा। बहुत से लोग ये बात जानते और समझते हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिलने वाली, लेकिन कईयों को अब भी यकीन है कि शायद पत्थर दिल हुक्मरानों का दिल पसीजेगा और वे गरीबों की झोली में कुछ नेमत डालेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जलजला जदगान 3 महीने बीतने के बाद भी मुसीबतों की मार उसी तरह झेल रहे हैं जैसे उन्हें 3 महीने पहले झेलनी पड़ी थी। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बिजली की सप्लाई जारी रखने के लिए कई अहम तरीन मंसूबों पर काम किया जा रहा है। इनमें से कई मंसूबे ऐसे हैं जो अपने तयशुदा वक्त में मुकम्मल हो चुके हैं। अब महकमा बरकियात की तवज्जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मजीद बेहतर बनाने पर है। इसके लिए मुस्बत इकदामात किए जा रहे हैं, जिनका मुस्बत असर मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में जल्द ही देखने को मिलेगा। वादी समेत जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में लोगों को तमाम सहूलियात दस्तयाब हो सके, इसके लिए मकामी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तामीर व तरक्की के मंसूबों को तयशुदा वक्त में मुकम्मल किया जा रहा है। इनमें से कई वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पावर सप्लाई से जुड़े हुए हैं। इस सिमत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से अनंतनाग के मीर बाजार में पावर ग्रिड का इफ्तिताह किया गया, जो वादी के सभी अजला में लोगों को लगातार बिजली दस्तयाब करवाने में काफी मददगार साबित होगा। लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रीब्यूशन के जिन 36 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है, उससे कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों को फायदा पहुंचने वाला है। जो हमारे किसान भाई हैं, रोजगार से जुड़े हुए जो लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सामान्य आदमी हैं, मैं समझता हूं कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से एक समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, पूरा करने में उसे सहायता मिलेगी। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में आपने स्लाइड में देखा है कि 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है और 6000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त
धनराज सब ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने भी स्वीकृत किया। बिजली की सप्लाई के बगैर किसी भी इलाके की तरक्की का तस्वुर नहीं किया जा सकता। लिहाजा तकरीबन 180 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इन बरकियाती मंसूबों के कयामे अमल में आने के साथ ही वादी के दूसरे अजला के लोगों को यकीनी तौर पर बिजली की मुसलसल सप्लाई होगी। साथ ही मुख्तलिफ दूर दराज इलाके में दूसरे तरक्कियाती मंसूबों को पूरा किया जा सकेगा। काबिले गौर बात है कि इंतजामिया की जानिब से तेजी के साथ चलाए जा रहे मुख्तलिफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से मकामी लोग मुस्तकबिल करीब में इलाकाई तरक्की आने को लेकर काफी मुतमईन है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, चारों तरफ आज डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट नजर आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम चाहते हैं कि ये एक खुशाइंद कदम है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के हाउस होल्डर्स के लिए। और उसके साथ साथ जो सौभाग्य की स्कीम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा संजीदा है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरा संजीदा, वो चाहते हैं 24 घंटे बिजली फराहम हो, उसके लिए पूरी तरह प्रिपरेशन है, रोड में प्रिपेयर हो रहा है। अनंतनाग में शुरू किए गए तमाम बरकियाती मंसूबे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की आवाम की तरक्की के तई एक मुस्बत इशारा है। वादी में एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को बिजली की कमी परेशान करती थी, लेकिन गुज़िश्ता बरसों के दौरान बिजली महकमे की कोशिशों का ही नतीजा है कि लोगों को शदीद बर्फबारी और सर्दी में भी लगातार पावर सप्लाई मिल रही है। मैं इसमें बताऊंगा कि मेजर हमारे जो क्राइसिस या इश्यूज होते हैं विंटर में, तो इस बार भी जैसे हमारे कंज्यूमर्स ने भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया कि जो बिजली भी रही और जब भी स्नोफॉल होता है रेस्टोरेशन जल्दी किया। और जितना जितना हम अपना सिस्टम ऑगमेंट कर रहे हैं उससे और ज़्यादा जो है हमारी स्टेबल और रिलायबल पावर सप्लाई कंज्यूमर्स को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पावर कट अब पुराने वक्त की बात हो चली है। इंतजामिया की जानिब से हर घर में रेगुलर बिजली सप्लाई मिल सके, इसके लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। दीगर शहरों और देही इलाकों में बिजली महकमा नए कनेक्शन, पोल पावर डिस्ट्रीब्यूशन और मजीद पावर ग्रिड तैयार करने में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से खुद कफील बनाने पर कार फरमा है, जिससे पूरे खित्ते को 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलती रहे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। KSO-KNM ने ट्वीट किया है कि राशिद अमन रवा बरस 9 मार्च से गायब है। वो कहां है इस बारे में कोई नहीं जानता। हमारी नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और नौकरशाही अमेरिका, दुबई और पाकिस्तान में डांस पार्टियों में मसरूफ है। साजिद मीर ने ट्वीट किया है कि कीमती जंगली वसाइल को बचाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को एक टिकाऊ जंगल पॉलिसी की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे प्रोग्राम से जंगलों की कटाई में कमी लाई जा सकती है। एजाज शिगरी ने ट्वीट किया है कि हम JSR यानी जंगलोट स्कर्दू रोड पर दोबारा सुरंगों की तामीर का मुतालबा करते हैं। इन सुरंगों के जरिए ही हमारी हिफाजत हो सकती है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि वादी में बढ़ता हुब्बुल वतनी का जज्बा नए कश्मीर की हकीकत दिखा रहा है। ये लाल चौक श्रीनगर पर एक लाइव डिबेट का मंजर है, जिसमें एक मकामी कश्मीरी नौजवान कौमी परचम के साथ मंच पर आया और नारे लगाने लगा, आई लव माई हिंदुस्तान। अशरफ खताना ने ट्वीट किया है कि ट्यूलिप गार्डन जन्नत कश्मीर की खूबसूरती को बयान करता है। एहसास कश्मीर ने किसी बाग की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि मौसम बहार अपनी खूबसूरती खुद ही बयान कर रहा है। पौधे अपनी कुदरती खूबसूरती यूं ही बिखेर रहे हैं कि बागों को सजाने के लिए किसी माली की जरूरत नहीं जान पड़ती। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। बाहिजाब मुस्लिम खवातीन को बेहिजाब करने की साजिश, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के मुंह पर कालख मल दी।
हिंदुत्व इंतहा पसंदों के लिए जानिबदारी दिखाकर हिजाब केस जल्द सुनने से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान के न्यूज़ 1 चैनल ने भारत के कर्नाटक सूबे में हिजाब पर पाबंदी वाले मामले पर अपनी झूठी मुहिम की खबरों को जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान का टेलीविजन मीडिया भारत के बेशतर मामलों को मजहबी रंग देने की फिराक में लगा रहता है और वो बार बार हिजाब वाले मामले को उठाकर भारत की अदलिया पर सवालिया निशान लगाने की नाकाम कोशिश में लगा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हिजाब पर बैन वाले मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए कश्मीरी पंडितों के नाम नेहाद अखराज को हवा दे रही है। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV हर रोज भारत और खुसूसन कश्मीर से मुताल्लिक प्रोपागेंडा की कई खबरें नश्र करता है। PTV ने एक खबर दिखाई जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती भारत की हुक्मरान जमात पर निशाना साधती नजर आईं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया करने और कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मरकजी हुकूमत कश्मीर में दहशतगर्दाना तशद्दुद के बाइस अपना घर बार छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों को उनकी मिल्कियत वापस दिलवा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में तालाब, झील, दरिया के तौर पर पानी भरपूर मिकदार में पूरे खित्ते में मौजूद है, लेकिन इसका फायदा यहाँ के आवाम को नहीं हो रहा है। दरअसल यहाँ पानी तो है लेकिन साफ नहीं है। बेशतर जगहों पर आवाम को पीने का जो पानी मिल रहा है उसमें गंदगी साफ देखी जा सकती है। तेजी से आबादी में इजाफा, निकम्मी हुकूमत और वाटर डिपार्टमेंट के चलते यहाँ पीने का साफ पानी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। स्कर्दू और गिलगित जैसे बड़े शहरों में हालत ज्यादा ही तशवीशनाक है। यहाँ दरिया आलूदा हैं और उन्हीं दरियाओं का गंदा पानी पीकर आवाम मोहलिक बीमारियों का शिकार बनने को मजबूर हैं। जिला गिलगित से पेश है ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में पानी के जितने जखीरे मौजूद हैं, उतना ज्यादा ही ये खित्ता पानी के लिए तरस रहा है। खास तौर से साफ पानी की यहाँ बेहद कमी है। लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हुकूमती सतह पर न तो सारी खुद असल तो बेहतर नेटवर्क सोन सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क ये सारी वनान छना मगर अस क्या फायदा छ हमसे मेन जिंदगी कितकन गस आसान वी हेयर यू तवै छ तुह जिंदगी सहल करने खतर एयरटेल टिकरान ये कस खतर सहल तो मुमकिन छ अस तह निश कत कत चोर थवान खबर असल असिन या खराब हाँ खराब ते अस साफ साफ कत वनान तिकाज तुहज जिंदगी मज गस न कह रुकावट चलो जी हिंदुस्तान बेहतर नेटवर्क कुछ ये करे फैसले तो अस करो कोशिश दो खुदा असल करने मंसूबा बनाया जाता है और ना ही टूटी हुई वाटर लाइन की मरम्मत की जाती है। पीने के पानी का मसला इस खित्ते में हर रोज संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए लोगों का पूरा दिन बीत जाता है। इसके बावजूद गारंटी नहीं कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिल ही जाएगा। दरिया गिलगित जिससे पानी लिफ्ट करके शहरी इलाकों तक पहुंचाया जाता है, वो भी तेजी से आलूदा होता जा रहा है। हमारे पास है ये दरिया के पानी, आबशार, नदी नाले ये सारे तो मौजूद है, लेकिन इनसे न तो हमें गिलगित शहर में और गिरदुनवा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में न तो साफ पानी हमें पीने के लिए मैसर है, न इस पानी को इस्तेमाल करके अपने लिए बिजली पैदा कर सकते हैं, न लोगों के लिए। आप गिलगित शहर की आप मिसाल ले लें तो यहाँ पे आप देखें पूरा सेवरेज का निज़ाम न होने की वजह से तमाम जो खासकर जो दरिया के किनारे बिजनेस कम्युनिटी हो, रेजिडेंशियल हो, उन लोगों ने जो अपने बाथरूम से सेवरेज का जो पानी उसका रुख दरिया की तरफ किया है, इसमें उनको भी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शहरियों की जिम्मेदारी है वो भी समझाने की जरूरत है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से कोई दरिया न गुजरता हो, लेकिन फिर भी साफ पीने के पानी की मुश्किल यहां हमेशा ही बने रहने लगी है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के अवाम पानी के लिए हर रोज भटकते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आती है गिलगित सिटी वालों को। ऐसा इसलिए क्योंकि खित्ते की दारुल हुकूमत होने के नाते गिलगित शहर पर आबादी का बोझ तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही पानी की जरूरियात में भी
इजाफा हुआ है, क्योंकि छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, पानी हर किसी की जरूरत है। आबादी की जरूरत के लिहाज से यहाँ साफ पानी का बंदोबस्त नहीं किया गया, नतीजतन पानी में आलूदगी बढ़ती गई। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस पानी को, आलूदा पानी को या दरिया में मिलाते हैं या पीने के साफ गलियों में, न जो हमारे साफ नालियां होती थी पिछले दौर में, हम इनको अपने खेतों में पानी सैराब करने के लिए हम चलते हुए पानी से भी, उससे कूलों से भी पानी पीते थे। लेकिन बदकिस्मती से अभी हमारे जो शहरी है वो अपने गंदे पानी का रुख, चाहे वो किचन के हो, वॉशरूम का हो, वो डायरेक्ट दरिया की तरफ या नदी नालों की तरफ करते हैं, कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिंदगियों को भी खतरा है, बीमारियां भी बढ़ गई है, सेहत के मसाइल भी आ गए। सेहतमंद मुआशरा जिसका तस्वुर है वो साफ पानी के मैसर के बगैर मुमकिन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाह भी यहाँ पानी की कमी से दो चार होते हैं। बेशतर होटलों में पानी ही नहीं रहता, इसलिए सयाह यहाँ आना ही नहीं चाहते। दरअसल दिक्कत यह है कि न पानी की सप्लाई लाइंस को वक्त की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है और न ही नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अगर पानी की सप्लाई लाइन का एक्सटेंशन हो और उसे अच्छी तरह मेंटेन किया जाए तो कम से कम शहरी इलाकों के हर कोने तक पीने का पानी पहुंच सकता है। इसके अलावा यहाँ होटल और रेस्टोरेंट वाले भी कम गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि वो आलूदा पानी सीधे दरिया में छोड़ रहे हैं। मकामी अवाम भी जाने अनजाने माहौलियात को गंदा करके पानी को आलूदा बना रहे हैं। दरिया के साथ ये तमाम रेस्टोरेंट्स हमारे सयाहों के लिए और उनके लिए खोला गया है, लेकिन बदकिस्मती से ये अपना कचरा, अपनी गंदगी, बर्तन सा, ये सारा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे फेंक रहे हैं। तो हुकूमत, इंतजामिया को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कोई एक्ट बनाना चाहिए। पहले इनको तरबियत करे, फिर कानून के जरिए इनको पाबंद करे कि इस तरह की गंदगी ना फैले। गिलगित बल्तिस्तान के शहरों में भी वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई प्लांट लगाने का काम नहीं हो रहा है। हुकूमत ने अव्वल तो शायद ही कभी इसके लिए मंसूबे बनाए, और अगर कभी मंसूबों का ऐलान भी कर दिया तो उसके बाद ये देखने की कोशिश नहीं की कि मंसूबे किस हद तक कामयाब हो रहे हैं और अवाम को कितना फायदा पहुंच रहा है। राजा मीर नवाज जैसे तमाम माहिरीन और समाजी कारकुन ये मानते हैं कि यहाँ कुदरती वसाइल का इस्तेमाल सही नीयत से किया जाए तो पीने के पानी जैसी सहूलियात को लेकर कभी किसी को शिकायत न हो। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान की नीयत ही कभी पाक नहीं रही, इसलिए पीने के पानी की मुश्किलात इतना बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में पानी से जूझते अवाम की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर चीड़ जोन एरिया में लोगों के रोजगार के लिए महकमा जंगलात की जानिब से तरबियती व बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। जिला राजौरी में दस्तकारी से मुताल्लिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कामयाबी के बाद जिला उधमपुर में मकामी खवातीन को चीड़ पाइन नीडल से मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करना सिखाया जा रहा है। इस कोशिश के तहत इलाका मकीनों, खासतौर से खवातीन को चीड़ पाइन की गिरी हुई पत्तियों से मुख्तलिफ साजो सामान बनाने की एडवांस ट्रेनिंग दी गई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये है जिला उधमपुर का घोरडी ब्लॉक। यहाँ फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड इनिशिएटिव के तहत महकमाई जंगलात की जानिब से एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन चीड़ नीडल्स हैंडीक्राफ्ट नामी तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे की जानिब से मुनक्किद तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ देही इलाकों की 70 से ज्यादा खवातीन को चीड़ पाइन नीडल्स से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तैयार करना सिखाया गया। अराउंड 70 प्लस जो है लेडीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है लास्ट 4 डेज में, और उन्होंने चीड़ पाइन नीडल से ये हैंडीक्राफ्ट बनाने का जो है यहाँ पर सीखा है, ट्रेनिंग ली है, और हम काफी अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं यहाँ पर लोगों से, और हमें रिक्वेस्ट की जा रही है ज्यादा से ज्यादा कैंप ऑर्गेनाइज करवाने की, और हम फ्यूचर में भी करवाएंगे। मेन इसका मैंडेट ये रहा है एक
थिंकिंग का सोर्स ये रहा है कि एक तो चीड़ पाइन नीडल्स, जो फॉलन नीडल्स रहते हैं, ये सोर्स ऑफ फॉरेस्ट फायर रहती है। कभी किसी भी इंसिडेंट्स के चलते ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन कॉज की वजह से आग लग जाती है। तो ये नीडल्स जब इस तरीके से यूज हो जाएंगी तो इनको जीविका का साधन तो देंगी, पर हमारे फॉरेस्ट को बचाने में, जो हम सबका फॉरेस्ट है उसको बचाने में भी मदद करेगी, क्योंकि उसमें आग कम से कम लगेगी। हालिया कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में लोगों को हैंडीक्राफ्ट तैयार करने की तरबियत देने पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है, जो आगे चलकर लोगों को कम जगह और सरमाए के जरिए अपना कारोबार शुरू करने में मददगार साबित होगा। ऐसे में इस खास इनिशिएटिव के तहत मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम में लोगों को घर बैठे बैठे आमदनी की बारीकियां सिखाई गई, जिसे खवातीन ने अपने मुस्तकबिल के लिए काफी अहम माना। 4 दिन का कैंप हमें मतलब इसमें बहुत अवेयरनेस, हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि एक तो हमारा ये रोजगार बन जाएगा, क्योंकि ग्रुप में हम काम करेंगे तो इसकी अच्छी वो बिक्री बन जाएगी। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, इससे मतलब वुमेन्स को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा और लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी आएगी, वो खुद का कुछ न कुछ बिजनेस शुरू कर देंगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी मरहले में तरबियत याफ्ता खवातीन की जानिब से तैयार होम डेकोरेशन आइटम्स की नुमाइश भी रखी गई, जिससे इलाके की खवातीन में छिपी सलाहियत और हुनरमंदी का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। काबिले गौर है कि तरबियती प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मकामी खवातीन की शमूलियत को तय करने में पंचायत और ब्लॉक सतह के पंचायती राज के नुमाइंदों का खास ताउन रहा। इससे एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा जो फॉरेस्ट में गर्मियों या सर्दियों की मौसम जो आग लगती थी वो उसमें भी बचाव आएगा, वो आग नहीं लग पाएगी, क्योंकि जो पेड़ हैं उससे जो पत्ते नीचे गिरते थे उससे ज़्यादा आग के सोर्स बनते थे, बट अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट में तो जानवर पक्षी पक्षी भी रहते थे, तो वो भी सेफ रहेंगे। तो इसके लिए मैं एलजी मोदिया का और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जंगलात महकमे की जानिब से की जा रही इस मुस्बत पहल के जरिए माहौलियात में भी बेहतरी आएगी। चीड़ पाइन के दरख्तों से गिरी पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए जहां एक जानिब लोगों को रोजी रोजगार के नए मौके हासिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये इकदाम जंगली हयात को आगजनी जैसे हादसों से बचाने में काफी असरदार साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम से 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं।